अपना टॉपिक चल रहा था आर्यों का मूल निवास स्थान। क्या चल रहा था? आर्यों का मूल निवास स्थान। तो इसके बारे में अपन ने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। तो हम आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में हमने बताया यूरोपीय सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत, उत्तरी ध्रुव प्रदेश और भारतीय सिद्धांत। इस आज हम उसको आगे अध्ययन करेंगे क्योंकि यूरोपीय सिद्धांत कौन सा है? यूरोपीय सिद्धांत। यूरोपीय सिद्धांत, यूरोपीय सिद्धांत के बारे में आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यूरोपीय सिद्धांत क्या था उनका, इस मत के जो समर्थक थे फ्लोरेंस के निवासी, फ्लोरेंस के निवासी, फ्लोरेंस के निवासी फिलिप्पो सेसेटी, फिलिप्पो सेसेटी फिलिप्पो सेसेटी ये यूरोपीय सिद्धांत फ्लोरेंस के निवासी था फिलिप्पो सेसेटी। और बंगाल के प्रधान न्यायाधीश बंगाल के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जोन्स। कौन था? सर विलियम जोन्स। ये दोनों इतिहासकार यानी फिलिप्पो सेसेटी और सर विलियम जोन्स इसको यूरोपीय सिद्धांत मत का समर्थक बताता है। इन विद्वानों का कहना है, इन विद्वानों का कहना है कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की जननी नहीं बल्कि भगिनी है। क्योंकि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की जननी नहीं बल्कि भगिनी है। भगिनी क्या करता है? बहन, सिस्टर। उन्होंने अपने तर्कों के द्वारा संस्कृत भाषा को अन्य यूरोपीय भाषाओं के साथ समानता स्थापित करने का प्रयास किया। कौन ने किया? इन लोगों ने, फिलिप सेसेटी और सर विलियम जोन्स ने। यूरोपीय सिद्धांत के प्रमुख रूप से भाषा विज्ञान पर आधारित है। यूरोपीय जो सिद्धांत है प्रमुख रूप से भाषा विज्ञान पर आधारित है। इनके जो भाषा विज्ञान के आधार पर इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया था। इन विद्वानों ने भाषा और संस्कृति की समानता के आधार पर यह मत, भाषा और संस्कृति के आधार पर क्या किया? इनको समानता के आधार पर यह मत व्यक्त किया है। आर्यों का आदि निवास स्थान यूरोप था तथा आर्यों का आदि निवास स्थान कहाँ था? यूरोप था। और यूरोप के बाद कहाँ चले गए? तथा ईरान, यूनान, फारस, इंग्लैंड,
इंग्लैंड, भारत तथा अन्य देशों में, अन्य देशों के आर्य यूरोपीय आर्यों की शाखा के रूप में विकसित हुए। अपने मत की पुष्टि में इन विद्वानों ने बहुत ऐसे शब्द का उल्लेख किया जिनका महत्वपूर्ण समानता दिखाई गई है। यानी बहुत सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया जिनके आधार पर उन्होंने भाषा को समानता के आधार पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। जैसे कि मैं आपको ऐसे कुछ शब्द बताता हूँ जिन्होंने भाषाओं के आधार पर उन्होंने अपने मत व्यक्त किए हैं। जैसे अंग्रेजी, लैटिन, और यूनानी ईरानी संस्कृत, यूनानी ईरानी और संस्कृत। अंग्रेजी, लैटिन, यूनानी, ईरानी और संस्कृत। इन भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया है। एक मिनट, अंग्रेजी, लैटिन, यूनानी, ईरानी और संस्कृत। अंग्रेजी के अंतर्गत जैसे ब्रदर, लैटिन में फ्रेटर, यूनानी में फ्रेटर, ईरानी में भ्रातर, और इसमें भ्रात। इस प्रकार शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी कि अंग्रेजी में ब्रदर कहते हैं, लैटिन में फ्रेटर कहते हैं, यूनानी में फ्रेटर कहते हैं, ईरानी में भ्रातर कहते हैं और संस्कृत भ्रातर कहते हैं। इसी प्रकार उन्होंने मदर के लिए अंग्रेजी में मदर, लैटिन में मेटर, यूनानी में मेटर, ईरानी में भातर, मातर और इसमें मातृ। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी कि मदर, मेटर, भातर और मातृ, ये शब्दों का उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया है। इसमें किया है ये उन्होंने भाषाओं के माध्यम से। इसी प्रकार अंग्रेजी में फादर, यहाँ में पेटर, लैटिन में इसमें पेटर, यूनानी में पिता और इसमें पितृ, संस्कृत में पितृ। इस प्रकार के उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया। तो भाषा संबंधी समानता के आधार पर यूरोपीय सिद्धांत के समर्थकों का यह विचार है कि इन भाषाओं के बोलने वाले प्रारंभिक समय में यूरोप के किसी निवास स्थान पर रहे होंगे। यानी कि जो इन भाषाओं को बोल रहे हैं ये यूरोप के, यानी कि यूरोप के किसी स्थान पर रहे होंगे, किसी स्थान पर रहे होंगे, जो कालांतर में वे विश्व के विभिन्न देशों में जाकर बस के
इस प्रकार उनका विश्वास है कि भारत में आने वाले आर्य यूरोपीय आर्यों की एक शाखा के रूप में इस देश में आए। यूरोपीय सिद्धांत के प्रतिपादक में इस विषय पर पर्याप्त मतभेद भी है कि आर्यों का मूल निवास यूरोप महाद्वीप के किस स्थान पर था, यानी कि कोई यूरोपीय महाद्वीप के किस स्थान पर रहे होंगे, किस स्थान से वो आए। इस प्रकार इतिहासकारों में ये काफी मतभेद है। यूरोपीय सिद्धांत के संबंध में प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 मत प्रचलित हैं। यूरोपीय सिद्धांत के प्रमुख रूप से 3 मत प्रचलित है, जिनके बारे में हम अध्ययन करें। नंबर 1 है हंगरी। इस मत के समर्थकों में प्रोफेसर मैकडोनाल्ड का नाम उल्लेख है। प्रोफेसर मैकडोनाल्ड का नाम उल्लेखनीय है। प्रोफेसर मैकडोनाल्ड उन्होंने पशु पक्षियों वनस्पति तथा उद्योग धंधों के आधार पर इस मत का विचार किया। पशु पक्षियों वनस्पति और उद्योग धंधे। पशु पक्षी वनस्पतियों तथा उद्योग धंधों के आधार पर इस मत को उन्होंने क्या आधार मानकर मत पर विचार करके किया। आर्यों का आदि देश हंगरी था। आर्यों का आदि देश क्या था? हंगरी था। उन्होंने अपने मत की पुष्टि करते हुए कहा कि आर्यों को जिन वृक्षों का ज्ञान था, आर्यों को जिन वृक्षों का ज्ञान था, आर्यों को जिन वृक्षों का ज्ञान था वह वृक्ष शीतोष्ण कटिबंध में उगते थे। वह वृक्ष कहाँ पर उगते थे? वह वृक्ष शीतोष्ण जिनके आर्यों को जिन वृक्षों का ज्ञान था वो वृक्ष शीतोष्ण कटिबंध में उगते थे। इसके अतिरिक्त आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। इसके अतिरिक्त आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन, यानी कि आर्यों का भी मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। और यूरोप से जो लोग आए थे, हंगरी से जो लोग आए थे, उनका भी मुख्य धंधा कृषि और पशुपालन था। इस आधार पर उन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान यानी कि हंगरी था और ये व्यवसाय मैदानी भागों कृषि के घास क्षेत्रों में संभव है। और यह व्यवसाय मैदानी भागों में एवं घास क्षेत्रों में संभव है। हंगरी का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है, यानी कि हंगरी का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है और जहां उपजाऊ जमीन है वहां पर
कृषि अच्छी हो सकती है, पशुपालन के लिए घास फूस अच्छी मिल सकती है। इसीलिए उसी आधार पर उन्होंने बताया कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है, हंगरी है। और उपजाऊ जमीन होने की वजह से ये लोग वहां से आए थे। घास के मैदान में खाद्यान्नों के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ घास के मैदान में इन बातों के आधार पर कहा जा सकता है हंगरी आर्यों का आदि देश रहा होगा। तथा कालांतर में उन्होंने ईरान और मेसोपोटामिया होते हुए भारत के प्रवेश किया। यानी ईरान और मेसोपोटामिया कहाँ होते, ईरान और मेसोपोटामिया, ईरान और मेसोपोटामिया होते हुए भारत में प्रवेश किया। यानी कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान बताते हैं हंगरी है, और हंगरी में वहां उन्होंने पशु पक्षी वनस्पतियों के आधार पर उनका बताया कि वहां पर पशु पक्षी और वनस्पति ले जाती थी। वहां की अत्यंत उपजाऊ जमीन थी, वृक्ष कटिबंध पाए जाते हैं, कृषि और पशुपालन का मुख्य धंधा था। और उसी प्रकार वो ईरान और मेसोपोटामिया में होते हुए भारत की ओर आए थे। आर्यों का मूल निवास स्थान हंगरी बताया गया है। किंतु प्रमाणिक साक्ष्यों के अभाव में उपयुक्त मतभेद में विद्वानों से स्वीकार नहीं, यानी कि हमें प्रमाणिक स्रोत नहीं मिलते। क्या नहीं मिलते? प्रमाणिक स्रोत। प्रमाणिक स्रोत नहीं होने की वजह से कुछ इतिहासकार, कुछ विद्वान इनको हंगरी नहीं मानते। अगला है अपना दूसरा है जर्मनी। जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान हेनका ने नस्ल और शारीरिक गठन के आधार पर, यानी कि इन्होंने किसके आधार पर, नस्ल व शारीरिक, नस्ल व शारीरिक गठन के आधार पर, नस्ल व शारीरिक गठन के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी था। कहाँ था? जर्मनी। इसके आधार पर हेनका ने नस्ल और शारीरिक गठन, इनके आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान उन्होंने कहा बताया जर्मनी में। आर्य मूल रूप से जर्मनी के निवासी थे। उनके मत अनुसार जर्मनी विशेष रूप से स्कैंडिनेविया ने के निवासी सदैव इंडो यूरोपीय भाषा का प्रयोग करते हैं। स्कैंडिनेविया के निवासी सदैव किस भाषा का प्रयोग करते थे? इंडो यूरोपियन भाषा का प्रयोग करते थे। अतः क्षेत्र को आर्यवाद देश मानते, किंतु अधिकांश इतिहासकार
किंतु अधिकांश इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते। आलोचकों का मत है कि जातिगत तथा शारीरिक विशेषता अर्थात रक्त वर्ण के सुनहरे या भूरे बालों के आधार पर ही जर्मनी को आर्यों देश स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी कि उन्होंने शारीरिक गठन और नस्ल के आधार पर उनके भूरे लोग वहां पर रहते हैं, भूरे लोग रक्त और स्वर्ण बालों वाले ये भूरे बालों वाले उनके आधार पर, यानी कि नस्ल को शारीरिक गठन के आधार पर उन्होंने बताया कि शरीर सुडौल था, ललाट सुंदर था, सुंदर चेहरा था, उनके गोर वर्ण था, तो उनके आधार पर हमें निश्चित रूप से जर्मनी नहीं माना जा सकता। क्योंकि इस प्रकार के लोग जर्मनी में रहे होंगे और जर्मनी में रहे होंगे तो उनका उन्होंने संहिता ने जो माना नस्ल और शारीरिक गठन माना, लेकिन इस नस्ल और शारीरिक गठन तो और भी देशों में हो सकती है। इस आधार पर लोगों ने इसके बाद का खंडन किया है। अगला है अपना दक्षिणी रूस। कौन सा है तीसरा? दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस, दक्षिणी रूस के यूक्रेन नामक प्रदेशों को आर्यों का आदि देश, यूक्रेन नामक प्रदेशों को आर्यों का आदि देश बना और इनको मानने वाले नेहरंग है, यानी जो विद्वान है नेहरंग, इनको कहाँ मानता है नेहरंग? यूक्रेन मानता है। यूक्रेन में लगभग 3000 ईसा पूर्व पात्रों के मिलने के मत को प्रमाणिकता के बल पर प्राप्त करेंगे। यूक्रेन से 3000 पूर्व जो हमें पात्रों के मिलने के प्रमाण है उनके आधार पर हुए इसको कहाँ मानता? दक्षिणी रूस मानता। इस क्षेत्र में घने जंगल, रेगिस्तान, पर्वतमाला नहीं, अधिक स्थान पूर्व दिशा की ओर है, यानी यहाँ पर जंगल, रेगिस्तान, पर्वतमाला नहीं है और इस स्थान से अतः इस स्थान के पूर्व दिशा की ओर आर्यों का स्थानांतरण सुगम रहा, यानी उधर से खिसक कर आए होंगे। तो कुछ इतिहासकारों ने बताया जाता है कि दक्षिण रूस को उन्होंने माना, लेकिन नैतिक वनस्पति की समानता को तर्क दिया, अर्थात उन्होंने होकार ने गुंडा शिक्षधर नामक विद्वान भी है, इनमें फेकानी, गुंटर, फेकानी और गुंटर ऐसे विद्वान भी उनको मानते हैं। किसको मानते? दक्षिणी रूस। लेकिन गाइड्स के अनुसार यूक्रेन के मैदानों में वे भौगोलिक और वनस्पति विशेषता उपलब्ध नहीं है जिनका वेदों में उल्लेख है। इसके अतिरिक्त यहाँ तक यूक्रेन से बर्तन प्राप्त होने के प्रश्न है, तो पुरातात्विक सामग्री अनेक स्थानों से प्राप्त होती है, पुरातात्विक सामग्री वो अनेक स्थानों से भी मिलती है। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय सिद्धांत के दो आधार बताए गए हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दो आधार बताए गए हैं। उन दो आधारों में हम किस प्रकार डिवाइडेशन करते हैं देखते हैं। नंबर 1, यूरोप में लगभग इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती है। यूरोप में
यूरोप में लगभग सभी इंडो यूरोपियन भाषा बोली जाती है। सभी इंडो यूरोपियन भाषा बोली जाती है। अतः यह संभव है, अतः यह संभव है, अतः यह संभव है कि उनमें से किसी एक भाषा का प्रचार भारतवर्ष में हुआ था। संभव है कि उनमें से, संभव है कि उनमें से किसी एक भाषा का प्रयोग, किसी एक भाषा का प्रचार भारतवर्ष में हुआ, प्रसार भारत वर्ष में हुआ, भारतवर्ष में हुआ था। दूसरे आर्य लोग यूरोप से चलकर, आर्य लोग यूरोप से चलकर कैस्पियन सागर के दक्षिण तट से, आर्य लोग यूरोप से चलकर कैस्पियन सागर के दक्षिण तट से होकर, कैस्पियन सागर से कैस्पियन सागर के दक्षिण तट से होकर मेसोपोटामिया पहुंचे, मेसोपोटामिया पहुंचे, तत्पश्चात में भारत की ओर प्रवेश किए, पहुंचे तत्पश्चात में भारत में प्रवेश किए, यानी कि जो उन्होंने उपयुक्त व्याख्याओं को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय सिद्धांत के दो आधार बताए, उनमें पहले यूरोप में लगभग सभी इंडो यूरोपीय भाषा बोली जाती है। अतः वह संभव है कि उनमें से किसी एक भाषा का प्रसार भारतवर्ष में हुआ था। दूसरा है, आर्य लोग यूरोप से चलकर कैस्पियन सागर से दक्षिण तट से होकर मेसोपोटामिया पहुंचे और उसके तत्पश्चात ये भारत में प्रवेश किया। यहाँ पर प्रवेश किया, भारत के अंतर्गत प्रवेश किया। तो इन्होंने अपने अपनी पढ़ाई यूरोपीय सिद्धांत की जो बताई गई उन्होंने व्याख्या, वो इस प्रकार रही है।